स्वागत करता हूं मैं सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु में। हम लोग पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्नों को टेस्ट नंबर 3 आज हम लोग शुरू करेंगे। अगले 10 से 12 दिन हम उन प्रश्नों पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अग्निवीर का टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 में हम पहले प्रश्न पर जाएंगे और सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत की जब भी बात आ जाती है तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण का जनक एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा की उपाधि देने वाले उस समय दिल्ली के एक सुल्तान थे और दिल्ली में उस समय उत्तर मुगल काल के सुल्तान का नाम था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 तक चलता है दोस्तों। ऐसे में हम बात करते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन भोगी एक राजा थे। इनकी पेंशन को रोक दिया गया था और उसी पेंशन की सिफारिश लेकर उसी पेंशन की बात करने के लिए ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय जाते हैं और पहली बार समुद्र को पार करते हैं। तो दोस्तों पुनर्जागरण से तात्पर्य होता है जब पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं एवं रूढ़िवादी ऐसी प्रथाएं जो समाज को बांधे हुए हैं उन सभी को समाप्त करके नई समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए नई नीतियों को शुरू किया जाता है, तब पुनर्जागरण का निर्माण होता है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ऐसे में राजा राम मोहन राय ने जो पुरानी प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा, समुद्र को पार करने की प्रथा, बहु ईश्वरवादी प्रथाएं, इन सभी को त्याग कर एक ईश्वरवाद पर जोर दिया, सती प्रथा को समाप्त किया, समुद्र को पार कर पहली बार अकबर द्वितीय की पेंशन की बात लेकर वो ब्रिटेन गए और वहीं ब्रिटेन में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई और जो जगह है उस जगह का नाम है ब्रिस्टले। ब्रिस्टले में उनकी मृत्यु हो गई, वहां से वो वापस नहीं आए। राजा की उपाधि दिल्ली के उत्तर मुगल काल के शासक जो 12वें नंबर के शासक थे उनका नाम था अकबर द्वितीय, उन्होंने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों इन्होंने कई सारे ऐसे समाज में बेहतरीन कार्य किए हैं जिन पर आइए मिलकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी 1815 में जो एक ईश्वरवाद पर जोर देती थी और एक ईश्वरवाद को ही मानती थी। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ में मिलकर इन्होंने ये सभा स्टार्ट की थी। आगे बात करते हैं वेदांत सोसाइटी की। तो वेदांत सोसाइटी की अगर आपसे बात पूछी जा रही है तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1816 में की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना दोस्तों इन्होंने की थी 1817 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये पुस्तक थी ये लिखी थी 1820 में। आगे बात करते हैं, इन्होंने ब्रहा समाज की स्थापना की और ब्रहा समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय के गवर्नर थे उनके साथ में मिलकर वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। 1829 में बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी। वह महिलाएं जिनके पति किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, उन महिलाओं को भी जिंदा उनकी चिता पर लेटा दिया जाता था। ऐसी कुप्रथा का इन्होंने अंत किया। राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1770 में पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली एक जिला पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, हुगली। इनकी अगर पत्रिकाओं की बात की जाए तो इनकी कुछ बेहतरीन पत्रिकाएं हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इनकी पत्रिकाओं के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। पत्रिकाएं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राजा राम मोहन राय की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है, तो इनमें सबसे नंबर 1 पर आती है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की कई बार
भाषा भी पूछ ली जाती है कि बताइए राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी पुस्तक कौन सी भाषा में थी, तो आपको बताना है ये बांग्ला भाषा में थी। इन्होंने एक अखबार पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था मिराज या मीरात, मीरात उल अखबार। इसको कौन सी भाषा में निकाला था, तो ये ध्यान रखना ये फारसी भाषा में था। इन्होंने एक और पुस्तक, एक और पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था ब्रहा ब्रहा क्रॉनिकल, ब्रहा क्रॉनिकल। तो ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में थी, ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं राजा राम मोहन राय की जो उनसे जुड़ी हुई हैं। इनसे विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो राजा राम मोहन राय एक बेहतरीन समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने समाज में बहुत सारी पुरानी प्रथाओं को समाप्त किया और नए समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। आगे बात करते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने अभी पीछे बता दिया है कि आत्मीय सभा की स्थापना, कलकत्ता में यूनिटोरियल एसोसिएशन की स्थापना, ब्राह समाज की स्थापना, हिंदू कॉलेज खोलने के लिए वर्ष 1817 में कार्य किया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जो बाकी चीजें हैं वो मैंने समझा दी हैं। और ये है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का एक बेहतरीन चित्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद, दिल्ली, पटना या आगरा। इसका सही उत्तर आपको देना है कि निम्नलिखित में से चार मीनार कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद की यदि बात की जाए तो हैदराबाद को चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था पहली बार 1848 में। उस समय दिल्ली के सुल्तान, यानी कि दिल्ली में जो सुल्तान थे उत्तर मुगल काल के, उनका नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। 1748, ये 1748 है दोस्तों, 1748, 1748। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यदि आपसे पूछा जाए इसका सही उत्तर क्या होगा, हैदराबाद। और कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, इनको ध्यान से सुन लेना। एक पॉइंट यह है कि हैदराबाद ही लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकारने वाला था। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो सहायक संधि की स्थापना की थी, शुरुआत की थी वेलेजली ने, उसमें यह कहा था कि जितने भी लोकल के सम्राट हैं, राजा हैं या नवाब हैं, उनके लिए हम एक सेना देंगे जो समय समय पर आधुनिक हथियारों के साथ में लैस रहेगी। उस सभी का वेतन एवं उन सभी का खर्च हम राजा से वहां के लेंगे और समय समय पर उनको मिलिट्री फोर्स के आधार पर सहायता प्रदान करेंगे। इसी को सहायक संधि के आधार पर जाना जाता है। इसको सबसे पहले अपनाने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना हैदराबाद। तो हैदराबाद ऐसा पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली की स्वीकार किया था। तो आइए कुछ नोट पॉइंट के आधार पर अब देख लेते हैं। तो इसके ये है चार मीनार हैदराबाद की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन चिनकिलिच खां ने पहली बार 1748 में हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और पहली बार सहायक संधि को स्वीकार करने वाला 1797 के आसपास हैदराबाद था। तो आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी परत में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या कैल्शियम? आपको बताना है। अगर भूपर्पटी की बात आ रही है तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर होता है सिलिकॉन और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो एल्युमिनियम होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार से पृथ्वी को आप बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। इसके प्रथम भाग को कहा जाता है भूपर्पटी, भूपर्पटी इसके प्रथम भाग को। दूसरे भाग को कहा जाता है मेंटल और तीसरे भाग को कहा जाता है क्रोड और इंग्लिश में कहते हैं कोर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए
निम्नलिखित में से व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से कौन सी परत को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेंटल। अब बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें किस प्रकार से पाई जाती हैं। तो सीमा, सियाल और नीफे। इसमें सीमा, सियाल और नीफे इस प्रकार से कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले सिलिकॉन यानी कि सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्युमिनियम और निकिल एवं फेरस। कुछ इस तरीके से इसमें चीजें पाई जाती हैं। तो दोस्तों आइए डिटेल में अब बात करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इसको कि किस प्रकार से है। ध्यानपूर्वक देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से है। यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये भूपर्पल्टी है, सबसे ऊपर की परत, फिर ऊपरी मेंटल, फिर निचली मेंटल। दो भागों में उसको भी बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और ब्राह्क्रोड। तो हर एक परत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूपर्पल्टी भी दो भागों में डिवाइड है, एक ऊपरी भूपर्पल्टी और एक निचली, इसी प्रकार से मेंटल भी दो भागों में है, इसी प्रकार से क्रोड भी दो भागों में है। आप देख लीजिए, ब्राह्क्रोड और आंतरिक क्रोड। अगर आपसे गहराई की बात की जाए तो पहली परत जो होती है वो 35 किलोमीटर से लेकर 30 से 35 के समथिंग होती है, वो 2900 तक होती है। और 2900 से लेकर अगली वाली जो होती है वो लगभग 5300 के आसपास होती है। और फाइनली जो केंद्र बिंदु होता है वो 6371 होता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये वाला 6371। ये देखिए, यहां पर अगर बात की जाए आपसे कि सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाई जाती है ऑक्सीजन प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर आयरन और पांचवें नंबर पर कैल्शियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर आप लोग वीडियो को रोककर इन्हें बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। काली मिट्टी का निर्माण निम्न चट्टानों की टूट फूट से होता है, कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट है, अपसादी है, पैग्माटाइट है या कायांतरित है? तो बेसाल्ट चट्टाने अग्नि चट्टान का एक रूप होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा निकलता है, और लावा जिन क्षेत्रों में जाता है वह सभी क्षेत्रों को अपने अंदर समाप्त करके और वायु के और जल के संपर्क में आकर काली चट्टानों का निर्माण करता है, और ऐसी मिट्टी को भी काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से होती है, जो अग्नि चट्टान भी कहलाती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये काली मिट्टी है जो ज्यादातर ज्वालामुखी के उद्गम से होती है, ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण होता है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, एक संस्था है ICAR और इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी। ये बताती है कि भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जिसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, दलदली युक्त मिट्टी। इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र है जो बटा हुआ है। पर्वतीय मिट्टी के आधार पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व अन्य उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। जलोढ़ मिट्टी के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्र आता है भारत का, लगभग 40 से 43% के आसपास जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी थार डेजर्ट, राजस्थान और कुछ पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे में बात करें तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश पाई जाती है, और काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है, बैडमिंटन से है, वॉलीबॉल से है या इन सभी से है? तो स्मैश जो शब्द होता है वो खेल में होता है। जो बिल्कुल नेट के पास में खड़ा हुआ खिलाड़ी होता है वो प्रेशर के साथ में बॉल को या फिर पुश करता है ताकि एक प्लस पॉइंट बन सके, एक बोनस मिल सके। ऐसे में वो प्रेशर के साथ दूसरे विपक्षी पार्टी की तरफ उस बॉल को पुश करता है। ऐसे में इस शब्द को स्मैश कहा जाता है, जिसका सही उत्तर होगा
यह सभी सभी के सभी खेलों में स्मैश होता है, लॉन टेनिस में भी, बैडमिंटन में भी और वॉलीबॉल में भी। आइए बात करते हैं कौन कौन से शब्द इनसे जुड़े हुए हैं। लॉन टेनिस में एक वॉली शब्द होता है, एक स्मैश शब्द होता है, यहां पर आ गया है स्मैश शब्द, ठीक है, स्मैश शब्द। सर्विस, बैक हेड, ड्राइव, कोर्ट, शटल, लाइन्समैन, वर्ड, स्कर्ट, लब, मैट शॉट, सेंट पुआई, नेट, फॉल्ट, स्मैश, यहां पर भी स्मैश शब्द आ गया है। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल, डिग, लाइसमैन, प्लेटर, पावर सर्व, स्मैश, यहां पर भी शब्द आ गया है। तो बताइए तीनों में एक शब्द आ रहा है स्मैश, और इसीलिए इसका उत्तर होगा यह सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लोड्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं उनमें से ही एक सॉफ्टवेयर का नाम लॉट्स होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर के आधार पर जानते हैं। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही होगा कि लोट्स निम्न में से किसका नाम है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो लोट्स के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं एबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार आपको बताना है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, चित्रकला के, वास्तुकला के या संगीत के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बेहतरीन पुरस्कारों में एक है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत अगर बात की जाए तो 1959 में ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और प्रथम भारतीय के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको बताना है पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय थे। रविशंकर प्रथम भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, लेकिन ये गणित के आधार पर जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में हुई थी। ये इस पुरस्कार को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, और ये है इस पुरस्कार का चित्र। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या खास है इस पुरस्कार के बारे में। तो 2023 में अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है अर्जेंटीना के लुइस कैप्रेली नामक एक व्यक्ति को। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स। ये भी महत्वपूर्ण है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, किसी अपराधी को प्रत्यार्पण हेतु गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? इंटरपोल एक संस्था है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन्स में पड़ता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि लियोन्स कहां पड़ता है, तो आपको बताना है कि लियोन्स फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस का एक शहर है लियोन्स। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन्स में इसका हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? फ्रांस में। इसमें वर्तमान में कुल देशों की संख्या 194 है, और 194वां देश है कीवारती। कीवारती अवाला करके इसकी राजधानी है, 194 नंबर का देश है। और अगर आपसे पूछा जाए अल रईसी करके इसके वर्तमान में हेड है। तो ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है कि इंटरपोल के हेड वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, और आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसका सही उत्तर होगा रेड कॉर्नर। इसके लिए जो अपराधी होता है उसके लिए रेड कॉर्नर जारी किया जाता है। ये 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है इंटरपोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को या एशिया को? तो इसमें प्यासी भूमि के देश पर यदि बात की जाए तो जिसमें सर्वाधिक मरुस्थल होते हैं उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट और भी कई प्रकार के ऐसे मरुस्थल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक क्षेत्र मरुस्थलीय भाग है, जिसमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, तमारी मरुस्थल आदि पाए जाते हैं। ये है चित्र ऑस्ट्रेलिया का। और यदि हम बात करें तो इसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। ये कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको आप लोग देखिए गौर से। यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है?
तो आपको बताना है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, लघु यूरोप या फ्रांस को। चरगाहों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है न्यूजीलैंड को, और ये लघु यूरोप फ्रांस को कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, वनों का देश कांगो, यूरोप का रोगी मरीज तुर्की को। और यहां पर अगर बात की जाए कि एंटिलीज का मोती किसे कहा जाता है, क्यूबा को। अग्निद्वीप आइसलैंड को। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है। और तड़ित साझाओं का देश भूटान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को, चीनी का कटोरा क्यूबा को, हजार झीलों का देश या हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, चावल का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड, और प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अभी आप लोगों के सामने ये था। अगला प्रश्न बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा रहा है, तो 1037 उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था, और इसका सही उत्तर होगा पांडिचेरी। सर्वाधिक की बात आ रही है, अगर सबसे कम पूछा जाए तो दमन एवं दीप है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सेक्स रेशो। आइए बात करते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084 के साथ, लेकिन ये राज्य है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, ये सबसे कम है, हरियाणा है जो 889 के आसपास है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है 1037, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला प्रदेश है दमन एवं दीप 618। आइए बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार, जिसमें 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर रहते हैं। कितनी दूरी में कितने व्यक्ति रहते हैं उसी के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आंकड़े लगाए जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर देखा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसमें 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, सर्वाधिक है ये। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जिसमें केवल 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है, एक प्रश्न जरूर आना है 2011 की जनगणना से, हर एक परीक्षा में आता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के उप प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं एवं राष्ट्र के सबसे पहले और प्रथम नागरिक होते हैं, सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है, तो राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए कि बताइए सरकार का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्र के जितने भी संवैधानिक चीजें होती हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। तो आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, इसका उत्तर आप लोगों के सामने है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सिंगापुर, जादा, मैड्रिड या एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस जो है, यानी कि ग्रीन पीस एक संस्था है जो कार्य करती है पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों पर कार्य करती है। अब आप देख रहे हैं वर्तमान में पर्यावरण पर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है। आइए बात करते हैं, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, कनाडा वैंकूवर में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है। आगे बात करेंगे, मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, यह है इसका मुख्यालय। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है, जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, मनमोहन सिंह या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जगजीवन राम। बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत ही बेहतरीन कार्य है समाज सेवा के लिए एवं आंदोलन एवं गतिविधियां जो समाज सुधार के आधार पर थी। तो दोस्तों जगजीवन राम का जन्म 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1986 में हुई। बाबूजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे और बिहार के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। इनका चित्र ये आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है नेशनल कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। प्रश्न नंबर 14, 1948, 1951, 1962 या 1975। आपको बताना है एनसीसी, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर
तो ये बताना है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अन्य कुछ अर्धसैनिक बल हैं जैसे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको बताना है 1939 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। सीआईएसएफ की 1969 यानी कि 1969 में हुई थी, एसएसबी 1963, आईटीबीपी 1962 और बीएसएफ की स्थापना की बात की जाए तो 1965 और एनएसजी की बात की जाए तो 1984। एनएसजी कमांडो जो देश में सबसे बेहतरीन कमांडो के रूप में भी जाने जाते हैं। ये पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को सेना से संबंधित कुछ मूवमेंट सिखाना, ये सब एनसीसी का कार्य होता है। ये कैडेट होते हैं जो स्कूली शिक्षा के दौरान महत्वपूर्ण ट्रेनिंग लेते हैं कि भविष्य में यदि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो सेना में शामिल होकर देश की सेवा का अवसर उठा सकें, लाभ उठा सकें। ऐसे में हम बात करते हैं एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। 15 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और पंडित एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल के द्वारा हुई थी। पंडित एच.एन. कुंजरू से याद आया कि फजल अली आयोग के अंदर जो दो अन्य व्यक्ति थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर, ये उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं, एच.एन. कुंजरू। आगे बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 5, 6, 7 या 8? इसका सही उत्तर बताइए। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? जो पढ़ रहे हैं वो तुरंत उत्तर दे देते हैं। सी, 7 होते हैं। विवगोर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, विवग्योर। ठीक है, सबसे पहले वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हम जानते हैं कि विवग्योर किसे कहते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ठीक है, सबसे ऊपर बैंगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैंगनी होता है। तो दोस्तों इस टेस्ट के आधार पर कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों को मिला है। तो मिलते हैं फिर से नए टेस्ट में नए प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।